नमस्कार। अपने व्यस्त जीवन में से थोड़ा-सा समय निकालना ज़रूर पड़ा, क्योंकि अभी मैंने एक वीडियो देखा किसी रैली में। ये प्रधानमंत्री जी वहाँ पर कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे बात कर रहे हैं कि वो मुस्लिम तुष्टीकरण और मुस्लिम लीग का और ब्ला 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 ब्ला। मेरे को एक बात समझ में ये नहीं आती कि आपको अपने 10 साल में आपने जो काम किए, जो छोड़े, क्यों छोड़े, इसका हिसाब देना था। ये क्या बकवास लगने लगे आप करने रैलियों में जाके लोगों के सामने। कांग्रेस ने जो अपना मैनिफेस्टो देना था वो तो दे दिया, आपका मैनिफेस्टो तो अभी तक नहीं आया। आप कर क्या रहे हैं मोदी जी? आपने शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, किसी पे भी बात की आपने? आपके पास है नहीं शब्द, आपके पास सब्जेक्ट ख़त्म हो गए हैं मोदी जी। और मेरे जैसा वोटर बहुत अच्छे से ये समझ चुका है कि आप बेवकूफ़ बनाने की चरम सीमा तक पहुंच चुके हैं। और आपने भारत के जो जितने भी वोटर हैं मेरे जैसे, आपने उनको नाकारा समझ लिया है, बेवकूफ़ समझ लिया है, जो उनको कुछ समझ में नहीं आता। ठीक है, तो मेरा आपसे ये अनुरोध है कि ये बताइए कि वो जो स्मार्ट सिटीज़ हैं वो कहाँ हैं? वो जो गांव गोद लिए गए थे वो कहाँ हैं? वो जो विश्वविद्यालय बनाने की बात थी वो कहाँ हैं? 2 करोड़ नौकरियां देने की बात थी हर साल, वो कहाँ हैं? आपको ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो दिख रहा है। आपको अपने मैनिफेस्टो में जो सबसे पहली लाइन थी, लद्दाख को 6 शेड्यूल में शामिल करना है, वो याद नहीं आ रहा। एक बात बताइए कि उसको आप 6 शेड्यूल में शामिल क्यों नहीं कर रहे हैं? आपकी क्या मजबूरी है? आपको ऐसा कौन सा आदमी प्रेशर कर रहा है कि मैनिफेस्टो में सबसे पहली लाइन लिखने के बाद भी आपने अभी तक 6 शेड्यूल को टच भी नहीं किया है? और ये आपका तीसरा इलेक्शन सामने खड़ा है। सोनम वांगचुक 21 दिन की भूख हड़ताल करके देख चुके, लोग वहाँ रैलियाँ करके देख चुके, प्रदर्शन करके देख चुके। आपने उनको क्या बिल्कुल नाकारा, बिल्कुल बकवास समझ लिया है क्या? वो लोग देश के नागरिक नहीं है क्या? आपको ये मुस्लिम ही लोग दिखते हैं? आपको ये बाकी के लोग नहीं दिखते जो अपनी मांगें आपके सामने मांग रहे हैं? कोई उन्होंने प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ा, कोई सरकार, कमिश्नर या राज्य सरकार, केंद्र सरकार नहीं छोड़ी उन्होंने। सब कुछ लिख कर, हर तरीके से प्रोटेस्ट करके, जितने सोर्सेज हैं उनको लगाकर, आपके कानों में आप क्या मतलब शीशा घोल के बैठे हैं क्या? तो ये चीज़ें जो हैं आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपके लिए बहुत मुश्किल आने वाली है। आपके जितने एमपी हैं, जितने भी सांसद हैं जो बीजेपी को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको अपने क्षेत्रों की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है, वो कोई बात नहीं करते हैं। हमारे क्षेत्र के जो एमपी हैं, हमारे दुर्भाग्य से मनोज तिवारी, वो भी अपने क्षेत्र की समस्याओं की बात नहीं कर रहे हैं। वो आपकी दुम को पकड़ के जहाँ जहाँ आप जा रहे हैं, जिस तरह से आप कर रहे हैं वो वही कर रहे हैं। और ये सिर्फ अकेले मनोज तिवारी नहीं कर रहे हैं, ये आपके जितने भी सांसद हैं वो कर रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, व्यस्त जीवन में से निकाल के मैं भी छोटे छोटे वीडियो बना के एडिट करके भी मैं डालूँगा इसको। वो ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि ये जितने विपक्षी लोगों को अभी निर्मला सीतारमण ने बोला सबका बीजेपी में स्वागत है, आपकी एक सपोर्टर पत्तलकारिता है, उनका नाम है नाविका सिंह। नाविका जी ने उनसे पूछा कि अगर किसी के ऊपर बलात्कार है तो निर्मला सीतारमण जी ने कहा उनका स्वागत है। नाविका ने पूछा कि उनके किसी के ऊपर अगर 20 केस हैं, उन्होंने हमारी पार्टी में सबका स्वागत है। मतलब बेशर्मी के जितने पायदान हैं वो सारे आप क्रॉस करते जा रहे हैं और भारत की जनता को आप कुछ समझ नहीं रहे हैं। ये यूपी में छुट्टी गायें, छुट्टे बैल,
छुट्टे सांड फसलों को उजाड़ रहे हैं, उनको किसानों को परेशान कर रहे हैं। और मेरे को अभी एक सूचना किसी ने दी थी कि रात को पहरा दे रहे थे, वहाँ खेत में सो रहे थे, तो वहाँ पाला गिरने से एक किसान की मौत हो गई। अब ये बताइए कि उस किसान की मौत कौन से खाते में डाली जाए? क्या इसकी जो जिम्मेदारी है, क्या वो राज्य सरकार पर नहीं है? वो पाले में भी वहाँ पर पहरेदारी कर रहा है कि कहीं छुट्टा सांड उसके खेत में ना आ जाए। जो मतलब वाकई में गंभीर बातें हैं, उसके ऊपर आपके मुंह से दो बोल नहीं फूटे जाते। मणिपुर पर आपने जिक्र नहीं किया। मणिपुर में आपने तो पूरा एक षड्यंत्र रच के, मैं आपके ऊपर सीधा सीधा आरोप लगा रहा हूँ, आपने षड्यंत्र करके उसको आग की भट्टी में झोंक दिया। लोग मर रहे हैं, वहाँ परेशान हो रहे हैं। इंटरनेट बंद कर दिया। बताओ इंटरनेट से आपका क्या ताल्लुक़? आज के ज़माने में इंटरनेट एक एसेंशियल नीड है। अब आप ये समझ लो कि इंटरनेट के बगैर आप एक कदम भी नहीं उठा सकते। जब इंटरनेट पर बच्चों को क्लासेस दी जाती हैं, जो इंटरनेट पर ऑनलाइन स्टडीज़ करवाई जाती है, ऑनलाइन एडमिशन के फॉर्म भरवाए जाते हैं, मोदी जी आपने पूरी दुनिया में विश्व गुरु के नाम पर सिवाय बेवकूफ़ बनाने के और कुछ नहीं किया और ना आप करेंगे। और जितने भी वोटर मेरे जैसे लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप समझ लीजिए कि अगर आपके मोबाइल पर अचानक रात को इंटरनेट बंद कर दिया जाए और आप मिडल ऑफ द जर्नी हो या मिडल ऑफ द मीटिंग हो या मिडल ऑफ द कहीं आप कॉन्फ्रेंस में हो, तो आपका क्या होगा? इस बारे में आप सभी मतदाताओं को सोचने की ज़रूरत है। ये मोदी जी पूरे हिंदुस्तान को दामोदर दास की प्रॉपर्टी समझ के बैठे हैं, यानी कि अपने बाप की प्रॉपर्टी समझ के बैठे हैं। बड़े आराम से कुछ भी कहीं भी धारा 144 ऐसे ही लगा देते हैं। क्या आपके बाप का राज है? आप ये धारा 144 लगा देते हैं। काम किसी का, नाम किसी का और अंटा आपके पापा का। इंटरनेट जैसी एसेंशियल चीज़ को आपने कहाँ बंद नहीं किया? आपने जम्मू कश्मीर में बंद किया, आपने मणिपुर में किया, आसाम में किया, पूरे नॉर्थ ईस्ट में किया। जहाँ आपको लगता है कि आपके ऊपर दबाव आने लगा है, वहाँ आप इंटरनेट तो स्विच ऑफ करवा देते हैं। अभी ये भी सुनने में आ रहा है कि कई यूट्यूबरों से आपको डर लगने लगा है। अपनी सरकार के ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री से यूट्यूबर्स को धमकाते हुए आप यूट्यूब को लिख के दे रहे हो कि बोलता भारत चैनल को बंद कर दो। और सबसे निकम्मी बात आपकी है कि आप कारण नहीं बता रहे हैं कि ये बोलता भारत चैनल क्यों बंद किया जाए। थोड़ी सी कोई मर्यादा या कोई नैतिकता आप में तो है नहीं। और मैनिफेस्टो कुरेद रहे हैं आप कांग्रेस का। कभी यूट्यूब को लिख रहे हैं, कभी ट्विटर को लिख रहे हैं। सोशल मीडिया से डर के मारे आपकी पैंट जो है आगे से गीली और पीछे से पीली होती जा रही है। वो वाला डर आप नहीं दिखा रहे। और वो रैलियों में जाके जो बकवास आप फैल रहे हैं, बोले जा रहे हैं बला 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 बला। वो तो मेरे को तो ये पता है एज ए मतदाता कि बहुत सारे लोग पैसा लेके वहाँ पर उपस्थिति दिखाते हैं क्योंकि उनको मिलता है पैसा। और इलेक्टोरल बॉन्ड से आपके पास बहुत पैसा आ चुका है। दिल्ली की शराब नीति से आपने जो भ्रष्टाचार करके 55 करोड़ रुपए की जो धनराशि आपने उगाही, वो अब सर्वविदित है।
पूरी दुनिया को पता है। विपक्ष के जितने भी नामचीन नेता हैं उनको ऊल जुलूल धाराएं लगाकर आपने जेल में डाल दिया है। अच्छा, एक हैरानी की बात ये, आपके जो चमचे हैं उनको मैं जानता हूँ आप ही लोग उकसाते हो कि जाओ जाके वहाँ केस करो कि केजरीवाल दिल्ली का मुख्यमंत्री ना रहे, रिमूवल फ्रॉम द सीएम पोस्ट। और क्या कहता है हाई कोर्ट, वो उनको डपट लगाता है। सुरजीत सिंह यादव वो आपका चमचा है कोई, और अभी आम आदमी पार्टी से निकाला एक एमएलए भी है जिसने अब आज की ही टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर आई कि उसको हाई कोर्ट ने कहा कि तुम्हारे ऊपर हम लोग जुर्माना ठोक देंगे अगर इस तरीके के वाहियात मुकदमे बार बार लेकर आते हुए। मोदी जी ये तो मैं जानता हूँ, देखो आज तक आपने जिसका इस्तेमाल किया उसको आपने यूज़ एंड थ्रो कर दिया, इस्तेमाल किया और फेंक दिया। ये आपका इतिहास है, बहुत अच्छे से जानता हूँ, बहुत पढ़ा है आपके बारे में। मेरे इस वीडियो के माध्यम से कुछ लोगों को पता चल जाएगा कि आपके बारे में अच्छी खासी रिसर्च की है। आप किसी के मित्र नहीं हैं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको आपने ठगा नहीं। गुजरात में तो आपने हद ही मचा दी थी, वही हद आप अब यहाँ मचाने जा रहे हैं। बृजभूषण शरण सिंह, नाम याद है आपको? क्या आपको पता है कि वो आप ही की पार्टी का मंत्री है? क्या आपको पता है कि उसे बाहुबली नेता के नाम से जाना जाता है? क्या आपको पता है कि उसकी बदमाशियों के किस्से किसी ऐसी जगह है नहीं है जो ना छपे हों? क्या आपको पता है उसके ऊपर कितने केस हैं? हमारी कुश्ती महिला कुश्ती पहलवान, हमारी बहनें, उनको किस तरीके से रौंदा है उसने। आप कहते हैं स्त्री सम्मान, कौन सा स्त्री सम्मान? आपने अपनी माँ के मरने पे सर तक तो मुंडवाया नहीं, और आप उस दिन रैली में कह रहे थे आप मेरी शक्ति हैं। तो किस तरीके की डबल मीनिंग की बातें करते हैं आप? ये वाली आँख मिचौली कौन सी राष्ट्रभक्ति है भैया? वो बेचारी लड़कियां जंतर मंतर पर टिटक टिटक कर मर गई, उनकी एक नहीं सुनी आपने। वहाँ उनका जो प्रदर्शन था वो वहाँ से आपने उखड़वा दिया जब नई संसद का उद्घाटन हो रहा था, और वो बेचारियाँ बारिश में वहाँ पर आपके खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी। आपको शर्म नहीं आती जब किसी दूसरे को आपको कहना होता है कि वो कौन सी कांग्रेस की विधवा थी? शर्म के डूब के तो मरते नहीं आप। और यदि कोई यूट्यूबर आपके बारे में कुछ ज़रा सा भी बोल देता है, मैं तो बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, ज़रा सा बोल देता है तो आपके तन बदन में आग लग जाती है। 56 इंच का सीना, 56 सूत का सीना नहीं है आपका। आप किसे बरगला रहे हैं? नारी शक्ति, वो महिला बिल पास किया, वो क्या वो 2040 में जाके पास होगा कि ये संरक्षण दे। अपना मैनिफेस्टो कहाँ है आपका? ज़रा हम देखें तो सही, क्या बोल रहे हो? वो कांग्रेस जिसने देश के टुकड़े किए। रवीश जी ने बहुत अच्छा, एक कभी आज ही उनका वीडियो आया, उन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि मुस्लिम लीग के तो दोस्त थे आप यानी कि जिस पार्टी से आप आते हैं। मुस्लिम लीग ने तो कई सालों बाद टू नेशन थ्योरी की बात कही थी। आपके सावरकर ने तो बहुत पहले ही टू नेशन थ्योरी तैयार कर रखी थी। आप ही का वो सावरकर जिसे आप वीर सावरकर बोलते हैं, वो भी आप ही की तरह
56 सूत का सीना लेके बैठा था। अपने बारे में खुद ही किताब छपवा दी अपनी प्रस्तुति में। जैसे आपने अपने जीते जी रहते हुए गुजरात के एक स्टेडियम का नाम आपने अपने नाम पे करवा लिया, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। यार तुम्हें धिक्कार शब्द भी का पता है कि नहीं? धिक्कार शब्द क्या होता है? धिक्कार है आप पर। बातचीत होती है, लोग कहते हैं कि देखिए ये बात तो पक्की है कि 2024 का जो चुनाव है उसमें धांधली होनी निश्चित है। और धांधली करेगा कौन? जो सरकार में बैठा है। सरकार में भाजपा बैठी है और भाजपा का तो ट्रैक जो इतिहास है वो सिवाय घोटाले करने के, सिवाय बदमाशियां करने के, दंगे फसाद करने के कोई इतिहास भरा पड़ा है आपका इतिहास। और हिंदुओं, मैं आप लोगों को एक और बात कहना चाहूँगा, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, मैं भी हिंदू। आखिर में तुम्ही को कुचलेगा ये आदमी। ये एक एक करके ना सबको अलग करता जा रहा है भारत से। देखना कितने साल से मणिपुर में मैती और जो दूसरी कम्युनिटी है बड़े प्यार से रह रहे थे। इवन वो लोग आपस में पारिवारिक संबंध भी बनाने लगे थे। लेकिन मोदी जी के एक गुर्गे यानी कि भाजपा के एक गुर्गे यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक गुर्गे को वहाँ भेजा गया, जिसके पास कोई मंत्री पद नहीं था, कोई प्रशासनिक पद नहीं था। उसका नाम था राम माधव। और उस आदमी का जिक्र सत्यपाल मलिक ने अपने इंटरव्यू में किया कि वो 4 महीने पहले ही जाके वहाँ बैठ गया था मणिपुर में। और 4 महीने बाद मणिपुर में वो दंगे हुए, औरतों को इस तरीके से निर्लजता के साथ नग्न अवस्था में परेड करवा दी गई। ये भाजपा के ही राज में होता है। जो बोलते हैं बेटी बचाओ, वो कहते हैं बेटी हमसे बचाओ। वो कहते हैं भाजपा से अपनी बेटी बचाओ। अभी बनारस में जहाँ पर आपके मोदी जी आप ही का वहाँ राज है, वहाँ पर एक लड़की के साथ अत्याचार हुआ। 3 लड़के थे जो भाजपा की राजस्थान में जाके रैलियाँ करवा रहे थे, प्रमोशन कर रहे थे भाजपा का। पुलिस ने उनके खिलाफ कभी FIR तक दर्ज नहीं की। उत्तराखंड में आप ही की सरकार है। अंकिता भंडारी नाम की एक लड़की जो कि किसी भाजपा नेता का होटल था, वहाँ पर वो बेचारी रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी। वहाँ पर आप ही के भाजपा के कुछ नामचीन लोग उससे स्पेशल सेवाएं लेना चाहते थे। उस बेटी से स्पेशल सेवाएं लेना चाहते थे। खुल के आरोप लगा रहा हूँ। आज तक उसकी सुनवाई नहीं हो रही। एक पत्रकार था जिसने वहाँ पर उस बेटी की पैरवी की, उसके बारे में खुलकर अखबार में लिखा, उसको जेल में सड़ा दिया। ये है वो नारी शक्ति आपकी, जो आपको नारी शक्ति मिलती है। आपको कोई लोक, लाज, लिहाज, मर्यादा, इन शब्दों से आपका कोई लेना नहीं है, दूर दूर तक लेना देना नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता, सब चंगा सी। ये बात तो फैक्ट है कि अब 2024 के जो चुनाव हैं वो जो निर्वाचन आयोग है वो इतना कैपेबल नहीं है कि बगैर धांधली के वो चुनाव हो जाए। कई लोगों का ये मानना है। तो मोदी जी, आपको ये मैसेज देना था। और सबसे बड़ी बात, मैं अपने मतदाता भाइयों को, मैं भी एक मतदाता हूँ, इसी देश का मतदाता हूँ मैं भी। ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरी चिंताएं हैं और ये चिंताएं आपकी भी होनी चाहिए कि जिस मैनिफेस्टो से आपका कोई लेना देना नहीं,
कांग्रेस का, वो उनका मैनिफेस्टो है, वो दे रहे हैं। आपका मैनिफेस्टो कहाँ है? और आपके पिछले मैनिफेस्टो का क्या हुआ? उसमें से आपने कितनी बातें पूरी की, जो पूरी नहीं हुई वो क्यों नहीं हुई, उसका कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। आप तो पहले कहते थे रिपोर्ट कार्ड से लूँगा, जो काम करूँगा उसी पे वोट लूँगा। अब कहाँ है आपका वो काम? कहाँ है आपके वो दावे? कितने लोग आपकी ओर उम्मीद की तरह नज़र से देख रहे हैं और आप उनकी उम्मीदों के बारी बारी से गले घोंटते जा रहे हैं। हिंदुओं, सबसे आखिर में तुम्हें निकला जाएगा, देख लेना। तुम्हें एक एक करके ये लोग जितने दूसरे समुदाय हैं उनसे काटते जाएंगे। पहले उन्हें काटेंगे, जब वो कट जाएंगे फिर आखिर में तुम अकेले बचोगे। और जब तुम अकेले बचोगे तुम्हारी सहायता के लिए कोई नहीं आएगा, और ये बड़े आराम से काटेंगे। फिर ये झटके से नहीं काटेंगे, तुम्हें धीरे धीरे करके काटेंगे और तुमको पता भी नहीं लगेगा। तुम अपना रोज़ रोटी का डब्बा उठाओगे, दफ्तर जाओगे, वहाँ से वही खाली डब्बा रोटी का लाके घर आओगे, अपनी परेशानियों में घिरे रहोगे। अगर इनसे बचना है, अगर इन तकलीफ़ों से दूर रहना है, तो मेरा ये आह्वान है कि वोट की चोट नंबर 1 इनको दो। नंबर 2, आँखें खुली, कान खुले और दिमाग सजग, विवेकपूर्ण निर्णय लीजिए। ना धर्म पर जाइए, ना अमीरी गरीबी पर जाइए। इस वक्त देश बहुत इम्पोर्टेंट है, देश की सुनिए। देश को अगर आप अपना मानते हैं, परिवार मानते हैं, तो मोदी के परिवार की छुट्टी कीजिए। मोदी के परिवार की छुट्टी होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ भी वोट देने जा रहे हैं, वीवीपैट मशीन पर देखिए कि वहाँ पर जो आपने वोट डाला वही पर्ची आई कि नहीं आई। दूसरी बात कि विपक्ष में सहयोगी दलों ने पूरा एक गुट बनाया है। आपके एरिया में उन सहयोगी दलों का जो भी नुमाइंदा है, आप उसको वोट कीजिएगा, क्योंकि वो भाजपा का विरोध कर रहा है। आप इस बात को समझ लीजिए। और भाजपाइयों, आप लोगों के लिए तो मेरे दिमाग में यार हमदर्दी भी बहुत है और दुख भी बहुत है, अफसोस भी बहुत है कि तुम लोगों ने पूरी उम्र लगा दी भाजपा को चमकाने में। दरियाँ बिछाते थे, लोगों को बिठाते थे, उन्हें पानी पूनी पिलाते थे। अब यही मोदी जी विपक्षी नेताओं को लाकर आपके सर पर बिठा रहे हैं, उन्हीं को मुख्यमंत्री बना रहे हैं, उन्हीं को आपका पापा बना के आपके सिर पे बिठा रहे हैं। आप दरियाँ बिछाते रहिए, रैली के बाद दरियाँ उठाते रहिए। बहुत अफसोस की बात है, मुझे वाकई आप लोगों पर बहुत दया आती है कि किस विचारधारा पे आप लोग चले थे और कहाँ आ चुके हो आप। आपके सारे विवेक का दोहन कर चुके हैं ये दो लोग, अमित शाह और नरेंद्र मोदी। अभी भी समय है, अभी भी टाइम है, जाग जाओ और दूसरे लोगों को जगाओ। देश हमारा ही है, ये मिट्टी हमारी है, ये पानी हमारा है, ये हवा हमारी है, ये आसमान हमारा है, ये किसी के बाप का नहीं है। नमस्कार। I want nobody but you.